नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं नया पॉडकास्ट विद गौरव एंड लक्ष्य। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे अपना। आप मुझे जानते ही होंगे, विकेश मौर्य, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट आईआईटी गुवाहाटी। और मेरा नाम गौरव है और मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से और मेरा प्लेसमेंट जोमेटो में हुआ है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा प्लेसमेंट आरती इंडस्ट्री गुजरात में है। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा जो प्लेसमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है और मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। और अभी हमारे कल लास्ट एग्जाम थे हिस्ट्री अपने एचएसएस के, और आज जब 2-3 दिन बचे हैं और हम लोग कैंपस से जाने वाले हैं, तो इतना सुहाना मौसम, ये विदाई दे रहा है प्रकृति यहाँ आईआईटी गुवाहाटी का। आप लोग जानते होंगे गुवाहाटी का प्रकृति कितना अच्छा है। तो इतना अच्छा विदाई दे रहा है कि हम लोग यूपी में जाएंगे या अपने नॉर्थ में जाएंगे, वहाँ पे लू चल रही है। तो 2 महीने जब हम घर पे रहेंगे तो बहुत मिस करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा विदाई, इतने अच्छे मौसम। यहाँ सारे पेड़ों पे फूल पूरे लगते हैं, लाल गुलाबी पीले, सब हरियाली, फूल, फ्लावर, कलर एवरीवेयर ना। टेम्परेचर भी काफी अभी हाँ। ड्रॉप हो गया है। बारिश रिमझिम एवरीथिंग। कैंपस के बारे में 4 साल जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें क्या करना चाहेंगे गौरव? फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग जानते ही हैं कि कैंपस हमारा इतना खूबसूरत है और मतलब लेक भी है यहाँ पर और इतने अच्छे अच्छे फल फूल के पौधे हैं और काफी रंग बिरंगा हो रखा है इस समय। तो ये मौसम जो होता है मार्च से जो मई के बीच का जो रहता है, मतलब बारिश होती रहती है बार बार, तो काफी अच्छा रहता है। अभी कई जगह पर फल लगे हुए, आम भी लगे हुए हैं कई जगह पर, तो सुंदर तो है काफी। और आज मैं लीची भी देखी, लीची कोल्ड ट्री के साइड में है। अच्छा, 2 तोड़ के लेके आया था मैं, कच्ची लीची है? हाँ भाई, बहुत सारी लीची लगी हुई थी। हाँ, आम भी मैंने घर देखे थे मेन गेट के आम तो मैं 5 तोड़ के लाया था। खाने लायक है अभी? हाँ, कच्चे हैं जो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ देखो, कैरी तोड़े जा रहे हैं, लीची तोड़े जा रहे हैं, वैराइटीज ऑफ ट्रीज लगे। और यहाँ पे कटहल का पेड़ भी है, तुमने कटहल का मेन गेट पर इतना बड़ा यहाँ पे है। यहाँ पे है जहाँ कपिल के जो पास। कपली के हाँ, तो छोटे छोटे कटहल हैं। कल मैंने मेन गेट पर इतना बड़ा कटहल देखा था। हाँ, पहले फर्स्ट डे में आते तो गुआवा भी बहुत सारे हैं, तो गुआवा भी तोड़ के हम खाते थे। अभी कटहल मैं उसको ट्राई कर रहा था कि पक गए क्या। तो फिर अभी हम आईआईटी गुवाहाटी के एकेडमिक्स की बात करेंगे। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आईआईटी गुवाहाटी का है, वो बहुत प्रोफेसर्स, ग्रेडिंग भी बहुत अच्छा है। इवन बहुत सारी कंपनियां इस बार प्लेसमेंट्स में आई थी और सभी का, मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्टूडेंट का अलग अलग आईटी फील्ड्स में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो एकेडमिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कंप्यूटर साइंस के? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट काफी अच्छा है हमारे यहाँ भी। आई थिंक जो आईआईटी गुवाहाटी में सबसे पहले जो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुए थे उनमें से कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल डिपार्टमेंट दोनों ही उन शुरुआती डिपार्टमेंट में से एक है। और यहाँ मतलब अच्छा है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड भी, मतलब देखा जाए तो। और प्लेसमेंट भी काफी इस बार ठीक रहा है, मतलब मिला तो है पर ठीक ठाक हो गया है सीधा सीधा। तो आपके इस पे क्या विचार है लक्ष्य भाई? मैकेनिकल डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से सारे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा है आईआईटी गुवाहाटी में। जितना फीडबैक मेरे सारे दोस्तों से मिलता है, और प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं हमारे डिपार्टमेंट के। जितने भी यंगस्टर्स जो आने का सोच रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी में और जिन्हें मैकेनिकल लेनी है, आईआईटी गुवाहाटी आप आ सकते हो। जिनको पढ़ना है, कोर में जाना है, उनके लिए भी अच्छा है, और जिनको नहीं पढ़ना है मैकेनिकल, उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग फेल होना चाहेंगे फिर भी फेल नहीं होंगे, इतना अच्छा डिपार्टमेंट है हमारा। प्रोफेसर सब अच्छे हैं। कोई भी शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है, मार्क्स काट रहे हैं या फिर मार्क्स नहीं दे रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें पास कर देंगे अगर तुमने चीटिंग वीटिंग में नहीं पकड़े गए वो पेपर में। तो बाकी तुम्हारे मार्क्स कैसे भी आए, पास कर देते हैं। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और इस बार तो कोर की कंपनी भी बहुत आई थी। नॉन कोर के कंपेयर में कोर की कंपनी जितनी अच्छी आएगी, मतलब मैकेनिकल में कोर में सबसे ज्यादा बच्चे गए होंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल के कोर के बच्चे या सिविल के कोर के बच्चे। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, वो इस बात पे मुझे वो एक बात आ गया कि हमें गुस्सा करना नहीं होता, गुस्सा दिखाना। जैसे हमारी मम्मी एकेडमिक के क्लासेस के बारे में क्या फीडबैक है, कैसे ये आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट में मैंने जैसा देखा, अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट यहाँ आपने देखे होंगे जो एकेडमिक से अच्छा अटेंड करते हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ कमेंट कीजिए। सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, जैसे विकेश जैसे भी होते हैं कई सारे जो हमेशा हर क्लास को अटेंड करते हैं, फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं हमेशा, भले कोई और ना बैठे वहाँ पर। हाँ, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो कि क्लास जाना नहीं पसंद करते और रूम से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं एग्जाम से और एवरेज मार्क्स लाके खुश रहते हैं बिल्कुल। और बाकी सब तरह के लोग मिलते हैं जो कि अकेडमिक्स में भी कुछ होते हैं, नॉन अकेडमिक चीज़ों में अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी का म्यूजिक इंटरेस्ट है, कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई कुछ। तो सब तरह के लोग मिलते हैं अच्छे अच्छे, वैरायटी तो बहुत है।
वी विल कम टू इट म्यूजिक। गौरव बहुत अच्छा गाता है और इससे अभी हम थोड़ी देर बाद बीच में म्यूजिक भी सुनेंगे, कोई सॉन्ग भी सुनेंगे। आपने लक्ष्य भाई, आपने तो भाई खूब पढ़ाई की है रात रात भर जाग करके। इससे आपके क्या विचार है, और आप अदर स्टूडेंट अक्रॉस द कैंपस देखते हैं, उनसे क्या राय है? मैं तो उस टाइप का हूँ कि क्लास बिल्कुल नहीं, क्लास जाता हूँ लेकिन बहुत कम जाता हूँ, जैसे गौरव ने बताया वो भी बहुत कम जाता है, लेकिन पेपर के टाइम पे मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ। कभी जैसे 7th सेमेस्टर में क्या हुआ था कि बहुत सारे एग्जाम्स में, 2-3 बहुत सारे नहीं, 1-2 एग्जाम्स में हम लोग पूरी रात भर जग के पेपर देने गए थे, पूरा रात भर सोए ही नहीं थे, क्योंकि सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा था, फिर पेपर से पहले पूरी रात भर जगा। प्लेसमेंट सीजन था। हाँ, प्लेसमेंट सीजन था, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए पूरी सेमेस्टर प्रिपरेशन करी थी और उसी पेपर में फिर मैं सो भी गया था। पहले ऐसा था कि 3 घंटे का पेपर था, 1 घंटा क्विज था, 2 घंटा सब्जेक्ट था। तो क्विज में ज्यादा सवाल आ नहीं रहे थे, जितने आ गए थे वो टिक लगा दिए थे। बाकी टाइम में मैंने हेड डाउन किया और मेरे को नींद आ गई, क्योंकि आंखों में नींद भरी हुई थी और मेरे को पता भी नहीं चला। फिर प्रोफेसर ने मतलब जो कॉपी सबमिट जमा कर रहे थे उसने जगाया मेरे को, फिर मैंने अरे यार मैं सो गया था। तो मैं ऐसा पहला बंदा हो गया जो कॉलेज में मतलब पेपर में सोया हुआ, क्लास में सब सोते हैं, मैं एग्जाम में सो गया था। मैं भी तो गया था एक बार एग्जाम में। मैं एनडीए का एग्जाम देने गया था, तो हम लोग रात को ट्रेवल करके गए थे, तो पहला एग्जाम तो अच्छा गया था, दे दिया था, और सेकंड पार्ट में मैं पूरा एग्जाम सो गया था। हाँ, लेकिन फिर भी क्लियर हो गया था। तो आईआईटी में मतलब हम लोग प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है और लास्ट टाइम पे पढ़ के कैसे मार्क्स लाने हैं। और हमेशा से मेरा तो ऐसा ही रहा है कि जो हम लोग 2-3 लोग ग्रुप में पढ़ते थे और लास्ट टाइम पे पढ़ के मोर देन एवरेज मार्क्स भी आते थे। हाँ, वैसे मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था, लेकिन मैंने यहाँ ये ऑब्जर्व किया ना कि हमारे पास कितनी एबिलिटी है भाई। एक रात में पूरा कितना, अगर चाहते हैं तो देखो 400 स्लाइड बुक खत्म कर देते हैं एक रात में। ऐसा हम पढ़ने लगे ना तो 1 महीने में हम कितना यूपीएससी खत्म कर सकते हैं भाई। इसीलिए जैसे लोग बोलते हैं कि आईआईटी से ही इतने यूपीएससी वाले वगैरह क्यों निकलते हैं, वो मेन रीजन यही है। आईआईटी में हम लोग इतना सीख जाते हैं कि 400 स्लाइड को एक रात पहले पढ़ के फिर कैसे एग्जाम दे रहा है। तो अगर 400 स्लाइड हम लोग एक रात में पढ़ के एग्जाम दे ले रहे हैं, अच्छी मार्क्स ला रहे हैं, तो फिर यूपीएससी तो क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए आईआईटी वाले ज्यादा यूपीएससी वाले करते हैं, ये भी एक रीजन है। एंड आई एम श्योर हम तीनों में से आप जरूर आगे चल के किसी यूपीएससी को देखेंगे। नॉट मी ऑब्वियसली। यू नॉट ऑब्वियसली। लेकिन मैं मानता हूँ, भले यूपीएससी आप क्लियर करें या नहीं, लेकिन उसका जो सिलेबस है ना, वो हर एक एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया को वो आना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स वो तो आना चाहिए। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उसको कवर करता हूँ। अब यूपीएससी दूंगा या नहीं दूंगा वो अलग मैटर, लेकिन वो जो सिलेबस है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी गौरव भाई से एक हम गाना सुनते हैं। गौरव भाई, एक गाना हो जाए। इतना अच्छा नहीं गाता वैसे जितना तुम तारीफ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। आगोश में है जो आपके, ऐसा सुकून और पाए कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। भाई इतनी सुरीली आवाज है, भाई बहुत अच्छी आवाज है भाई, बहुत अच्छी आवाज है भाई, कितनी बहुत अच्छी आवाज है भाई, बता दिया ना भाई, मस्त एकदम। बोलते हैं कि नहीं यार, आईआईटी में और मतलब सुनेंगे अभी आईआईटी में सबसे अच्छी आवाज अभी तक की जो भाई। लोग गाते हैं। देखो भाई मेरे क्या साथ बोल रहा है, मैंने भी इतनी सुरीली आवाज अच्छी आवाज नहीं सुनी भाई। अभी और सुनेंगे, अभी मन नहीं भरा। हाँ, बाद में कभी से नहीं, बीच बीच में अभी ऑडियंस बोर हो जाएगी गाने से। ऑडियंस बिल्कुल नहीं बोलोगी ऐसी गाना, जरूर बोर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बोलोगी। ऑडियंस को आजकल तड़के वाले गाने चाहिए भाई डांस भी अच्छा लगता है। मैंने एग्जिस्ट करते हैं भाई। एचर में देखा था एकदम खतरनाक डांस, ये बहुत अच्छा है, मजा आ गया था। वो थोड़ा ज्यादा वातावरण की वजह से थोड़ा ऐसा माहौल बन गया, मजा आ गया था। हमने हॉस्टल डे पे भी बहुत शानदार और नेचुरल डांस किया। कुछ लोग सोच रहे थे कि हमने इंटॉक्सिनेशन किया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, दिशांग हॉस्टल डे के दिन हमने बहुत अच्छा डांस किया था नेचुरलनेस के साथ। कम ऑन, वी आर मेडिटेटर, प्राणायाम करते हैं हम लोग, तो ये नेचुरलनेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये थोड़ा गलत सेंटेंस हो गया। हम लोग मेडिटेशन जोड़िए, ये मेडिटेशन करता है, लेकिन नेचुरल गाइस ना, तो वो नेचुरलनेस थी हम लोगों की।
यस आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी लक्ष्य भाई को हमने, पहले तो मैं रूम में इनको देखता था, ज्यादा खेलने कूदने नहीं जाते थे, लेकिन इस सेमेस्टर काफी वॉलीबॉल खेले हैं, निशान क्रिकेट लीग में भाग लिया, क्रिकेट भी हम लोग बहुत खेले हैं। अभी प्लान था क्रिकेट खेलने का, लेकिन अभी मौसम बारिश कर रही है। तो भाई कैसा रहता था स्पोर्ट्स में जाना खेलना? मेरे को वॉलीबॉल अच्छा लगता है, और वॉलीबॉल जब हम लोग आए थे अप्रैल में, मतलब फर्स्ट ईयर में जब आए थे 2 महीने के लिए, तब मैं जितेंद्र और भुवन तीनों डेली वॉलीबॉल खेलने जाते थे, और डेली जाते थे। उसके बाद में फिर से कोविड आ गया, घर पे चले गए। उसके बाद में जो एक कोर्स था स्पोर्ट्स का, उसमें भी हमें वॉलीबॉल मिल गया था। फिर उस टाइम पे वॉलीबॉल खेला, फिर प्लेसमेंट सीजन आया, उस टाइम पे बंद कर दिया। और अभी इस सेमेस्टर के लास्ट में तो डेली वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, शाम को जाते हैं 6 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक। और क्रिकेट क्रिकेट भी खेला, अभी क्रिकेट लीग हुई थी, दिसांग क्रिकेट लीग, बहुत ही गंदा खेला हमारी टीम ने। वैसे गंदा हमारी टीम में खेला था। हाँ, लेकिन मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही थी, क्या बोला जाओगे? टीम में तुम्हारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही थी, और तुम्हारी रैंकिंग लिस्ट में भी नाम आ रहा था, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छा कर रहे थे तुम। पर भाई ने हमारी टीम के खिलाफ एकदम फेल दिया था, 45 रन मारे थे। हाँ भाई, 5 रन से चूक गए थे। मोई इन्होंने मैकेनिकल की टीम बनाई, और मुझे मनीष ने वो उसका एक हो गया ना कि जब सीएससी की टीम के साथ जाए कि मैकेनिकल के साथ, तो बीच में फंस गया। मेरे को बोला कि तुम नहीं हो, तो मैं चला गया बच्चों की टीम में, और फिर इनकी मोई मोई कर दिया। मोई टीम का नाम मोई था, इनके अगेंस्ट मैच था, और फिर मैंने 45 रन मारे, 47 रन मारे उस मैच में, और फिर ये 47 आई थिंक 45 रन से हारे थे ना लोग, हारे कितने? हाँ, 45 रन से हारे थे लोग। और मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था पूरे लीग का, जबकि मैं क्वार्टर फाइनल में चला गया, बाहर हो गए थे। हाँ, फर्स्ट 74 था, मेरा 70 था, तो बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, गोल ये नहीं होता कि हम जीते या हारे, हमारा 100% परफॉर्मेंस देना। और स्पोर्ट्स मेन बात तो मजे के लिए खेलते थे। स्पोर्ट्स तो इसीलिए होता है ना, ब्रदरहुड कंपटीशन के लिए नहीं, हमारी लाइफ भी कंपटीशन के लिए नहीं है, एकेडमिक भी कंपटीशन के लिए नहीं होता है ना, बिलोंगिंगनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ तो कंपटीशन होता ही है। अब नहीं, कुछ भी खेलते हैं, मैच खेल रहे हैं भाई, तो थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होना ही जाती है। हाँ, ये तो आ ही जाता है ना, जीतना है। हाँ, वो तभी तो वो तुमको एक वो ग्राइंड है कि वो पुश करता है कुछ चीज को अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम कई चीजों में अगर तुम ऐसे सोचोगे तो तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे, है ना? सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो है। और चलो एक रैपिड फायर, ठीक ना? वन लाइनर, एट मोस्ट 1 सेंटेंस, या बहुत ज्यादा हो तो 2 सेंटेंस ना। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द कैंपस? लेक, योर? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने की जो पूरा ग्राउंड वाला एरिया है, हाँ, आईआईटी लिखा हुआ है। फॉर मी सर्पेंटाइन लेक। Serpentine Lake for you. Okay. And most affectionately connected place where you spend time, like in doing those activities which are very close to your heart. Obviously my room. और ऐसा कोई प्लेस है नहीं जिससे मैं ऐसा कोई कनेक्टेड फील करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। For me it's yoga house, because morning meditation in yoga house was blessing. For you? मेरा शबरी, वो वाली लेक के बगल वाली, क्योंकि उस पे चाय तो पीते ही हैं। कई बारी जैसे मैं ब्रेकफास्ट मेरा बहुत ज्यादा मिस हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो जब क्लास जाते हैं तो वहां से मैं डेली सुबह, मेरी पेटी एकदम बंधी हुई है कि जाके पेटी खा ली है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और उन अंकल को भी पता चल गया है तो कि मैं उनके पास जाके डेली पेटी खाता हूँ। हाँ, ये रूम जो है वो मेरा ही हुआ करता था, लक्ष्य भाई ने इसको हड़प लिया बाद में। तो ये मेरा रूम था 3 सालों तक, लेकिन लास्ट ईयर मेरे को चेंज करना पड़ा। For those who are not part of IIT committee, मैं आपको बता दूं, the most beautiful place and the most beautiful campus of our India is IIT गुवाहाटी। और यहाँ पे बहुत काफी अच्छी जगह, मेमोरेबल जगह है। Yes. आपने देखा ही होगा। Most affectionate person। कौन है भाई? अपने दोस्त ही हैं सब है भाई। पूरा ग्रुप है, क्योंकि जिनके साथ हम लोग पढ़ते हैं, जिनके साथ हमने प्लेसमेंट की तैयारी करी है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट। सेम। हाँ, एक इंडिविजुअल बोलेंगे तो मीठा समझेंगे लोग ना। ठीक है।
some intellectual questions. According to you, Gaurav, how would you like to define success? सक्सेस सक्सेस मतलब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तुम फील करो कि मतलब एक हैप्पी स्टेट पे फील करो जहाँ तुम्हें एक बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि कुछ बहुत ज्यादा अचीव करने की मतलब ऐसी चीज जिसे तुम बिना अचीव करे बहुत दुखी ना हो, है ना। हाँ, ये कि हमें अचीव करने के लिए कुछ ट्राई करना चाहिए, हमेशा नए गोल्स बनाते रहना चाहिए, पर एक ही स्टेट पे जहाँ पे अगर तुम किसी चीज को अचीव नहीं भी कर पाते तुम उस प्रोसेस में, लेकिन फिर भी तुम हैप्पी हो, है ना, खुश हो, तो मुझे लगता है वो सक्सेस है। बस तुम्हें खुशी की लेवल पे पहुंचना चाहिए। For you? सक्सेस सक्सेस बेसिकली जो आपका गोल है जो आपका गोल है वो अचीव हो जाए तो मतलब सक्सेस मिल गई। तो फिर उसके बाद क्या? और गौरव ने जैसे बताया कि सक्सेस एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको एक अनलिमिटेड टाइप की खुशी मिलती है, और एक वो होता है कि मतलब जो इंसान है, ह्यूमन है, उसका ऐसा है कि एक सक्सेस मिल जाने के बाद में फिर उसको उसके नए गोल्स बन जाते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो सक्सेस के मीनिंग वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग जितना मिल गया उससे खुश नहीं होते, फिर और ज़्यादा पाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन अपने अपने आप में खुद को जब तुम हैप्पीनेस फील करने लगते हो, लोगों को मतलब एक होती है दिखावटी खुशी जो कि तुम दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं होते हो, और एक जो आपको अंदर से जो खुशी मिलती है, अगर वो खुशी मिले फिर होना चाहिए कि आप सक्सेस हो चुके हो, जब तुम अपने आप को ऑनेस्टली ये फील कराते हो कि हाँ मैं खुश हूँ। तो वो मेरे हिसाब से भाई ये काफी वरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन की मतलब क्या सोचते हैं वो, उनके लिए सक्सेस क्या है, हर किसी के लिए तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, मतलब मेरे लिए अलग हो सकता है। तो ये है सक्सेस। Going beyond, मैं इस पे कमेंट ऐड करना चाहूँगा कि हम एक गिलास पानी पीते हैं, विथ एग्जाम्पल, एक गिलास पानी पीते हैं, जिसमें हम नहीं बोलते हैं कि हम आई सक्सेसफुली ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन हम कुछ अचीव करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आई गॉट सक्सेस ना। तो जब हम ऐसा मानते हैं कि समथिंग इज नॉट इन आवर एबिलिटी और उसको हम अचीव करते हैं तो उसको सक्सेस बोलते हैं। लेकिन एवरीथिंग इज इन आवर एबिलिटी, ऐसा हम माने तो देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस ना। पानी पी लिया, ये मैंने इस मोबाइल को उठा दिया तो आई सक्सेसफुली लिफ्टेड दिस मोबाइल, और हम ऐसा अगर 100 kg उठा दें यार, जिम ट्रेनर लाइक मैं सक्सेस इतना उठा दिया, तो एक तरीके से हम एबिलिटी को कम अपना मान रहे हैं, एबिलिटी को क्रॉस करते हैं जब हम पूरे सक्सेसफुल किसी पर्टिकुलर एबिलिटी को क्रॉस करते तो सक्सेस बोलते हैं। लेकिन वो एबिलिटी हमारे अंदर है ना, तो सक्सेस कहाँ से हुआ? सक्सेस तो कुछ नहीं हुआ फिर। ऐसा मैंने एंशिएंट नॉलेज एंड विजडम के बुक से पढ़ा था। कितने अच्छे हैं ना एंशिएंट नॉलेज एंड विजडम की बुक, मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है ऐसे बुक्स पढ़ने में। तो गौरव, आपने भी कुछ बुक्स पढ़े मैंने देखा। तो कौन कौन से बुक्स पढ़े आपने जो आपको बहुत अच्छा लगा? मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, बहुत देर हो गई तुम पूछते। यस, लेट्स स्विच द रोल्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन अभी विकेश है। तो विकेश भाई आप ये बताइए कैंपस में मतलब आईआईटी में आने से पहले ऐसी क्या चीज थी जो आपने बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं ऐसा हो जाऊंगा या ऐसा करूंगा, फिर कैंपस में आने के बाद तुमने करी, मतलब ऐसी चीजें थी जो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद हुई? मैं जब जी का प्रिपरेशन भी कर रहा था ना, उस समय मैं सोचता था मैं ऐसे कैंपस के ऐसे ब्रांच में जाऊंगा जो नेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी हो। लेकिन जब मैंने सिलेक्ट हुआ, मैंने देखा तो नहीं भाई, ऐसे रेफरेंस में रख देना, जिधर जाओ उधर चले जाओ, कहीं तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसा फिक्स यहाँ देखने को मिला, तुम्हारी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है, तुम जिधर जाओ उधर रिक्वायरमेंट मिलेगा, तुमको बुलाया नहीं जा रहा, तुमको अपने स्नैच करना है, ऐसा इधर देखने को मिला कि तुम्हें मतलब उसका कुछ और था कहने का मतलब कि तुम जो ऐसा कुछ सोचे हो कि ऐसा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो लाइफ में होगा, पर वो हुआ, तुम है ना, कुछ चीजें ऐसे जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि तुम्हारे अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल तू जैसे मेडिटेशन करता है तो सोचा कि ये मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ईयर में मैं इंट्रोड्यूस किया, एक भैया ने मुझे इंट्रोड्यूस करा योगा मेडिटेशन से, और मुझे नहीं पता था इतनी लाइफ इतनी ग्रेसफुल, इतनी ब्लेसफुल हो जाएगी, इतनी अच्छी जाएगी। इसकी वजह से ये मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं मानता हूँ, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस पाथ पर आने का मौका मिला, एंशिएंट विजडम नॉलेज से जुड़ने का मौका मिला। आर्ट ऑफ लिविंग का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसका बहुत ज़्यादा योगदान था, उसके विजडम, उसके लेसन, उसके जो कृपया शॉर्ट आंसर रखें आप। हाँ आप बताइए क्या सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट ना किया हो मैंने, है ना। काफी मुश्किल है वैसे तो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, पर हाँ
सबकी लाइफ में ये फेज ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरते हैं हम, और जैसा हमारा पर्सनैलिटी भी काफ़ी चेंज हो जाता है इन सालों में। जैसे होते हैं, जैसे तो कई सारे चेंजेस आते हैं। कोई लोग कुछ चीज़ें अच्छी शुरू करते हैं, कुछ लोग अच्छी खराब चीज़ें शुरू करते हैं, कुछ लोग अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करते हैं, कोई जिम जाना स्टार्ट करते हैं, कोई मतलब ऐसे करके। पर मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा मतलब चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मतलब सारी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट की थी आईआईटी आने से पहले, वही सारी चीजें हुई हैं। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, मेरे को नहीं ऐसा कुछ प्लान नहीं था कुछ। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं, फाइनल ईयर है, 2-3 दिन बचे हैं, तो हाँ, तो ऐसी क्या चीज है जो तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये मैंने कर ली होती? ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका मैं रिग्रेट करूँ कि मैंने कैंपस में नहीं किया। जो भी ज़रूरत था मैंने उसको पूरा नेचुरली किया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। स्पोर्ट्स में या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो फिजिकल रिलेटेड हो, बी इट जिम या फिर कैलिस्थेनिक्स कुछ भी, है ना। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि और अच्छा मैं वो कर सकता था, है ना। और मुझे लगता है कि जो कुछ फीलिंग जो होती है ना फिजिकल एक्टिविटी के बाद, वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब मेंटली हम बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। तो ये एक है कि मेरे को लगता है कि मेरे को इसमें थोड़ा ज़्यादा पुश करना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिपार्टमेंट में मतलब कभी किसी प्रोफेसर के साथ ऐसा हुआ कि तुम उससे अलग से मिले? मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हें मार्क्स बढ़वाने होते हैं, तो चालूकारी था। हाँ, तो तुम मतलब इसलिए मिलते हो सर से कि मेरे को मार्क्स बढ़वाने हैं या फिर स्टाफ लगाना? यस। नहीं, मैं तो कभी मार्क्स बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। इवन साथ मिस्टेक जो दिखते थे उसमें 1-2 नंबर 10 मार्क्स में। मैं तो मार्क्स देखने ही नहीं जाता था। मुझे पता है पास हो जाऊंगा, बस इतना बहुत है। तो मैं बता दूं आप लोग, यू आर सीइंग ना वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट गाइस इन योर स्क्रीन, ठीक ना। वेल एवरीवन वेल प्लेस्ड इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इन फिटनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, थॉट्स, बिहेवियर। थैंक यू। थैंक यू विकेश फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हारा जो प्लेसमेंट हुआ है आरती इंडस्ट्री में, ठीक है, तो तुम इस प्लेसमेंट से खुश हो? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर खुश नहीं हो तो फिर तुम्हारा और क्या प्लान है लाइफ में? मेरी लाइफ में अब ऐसी चॉइस ही नहीं रही कि मैं दुखी हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ खुशी हूँ। खुशी मतलब अभी जॉब सेटिस्फैक्शन ऐसी कुछ चीज ही नहीं है भाई। जो इंथुजियाज्म तुम्हारे सेल्फ के अंदर है ना, तो बाहर की इन्वायरमेंट डिपेंड नहीं करता। तुम जिस भी फील्ड में जाओगे एक्सेलेंस करोगे, ऐसा मानना है। भाई इसके अलावा कोई पंगा ही नहीं है। वीकेंड की लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है, जो एक्साइटमेंट होता है हमारे उम्र के लोगों को खत्म खत्म एकदम। Excitement बहुत लेकिन इसकी high है। बात है, ऐसा लगता है कि कोई 70-80 साल का उम्र का कोई आदमी बोल रहा ठीक है है। भाई, आप बताओ फिर। मैं काफी खुश हूँ अपने प्लेसमेंट से। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अच्छा प्लेसमेंट लगा है। ठीक है। मैंने काफी कम एक्सपेक्ट किया था, पर हाँ किस्मत काफी अच्छी रही। मतलब किस्मत ने काफी जगह साथ दिया, एक बार नहीं 2 बार काफी बार। तो अल्टीमेटली काफी अच्छा। बट योर हार्ड वर्क आल्सो पेड ऑफ। हाँ, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मैं अकेला तो हूँ नहीं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं हार्ड वर्क में। तो दूसरा वाला कि अब लाइफ में और क्या प्लान है? मतलब लाइफ में अभी लाइफ कुछ चीजें हैं, मतलब मैं कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, ऐसे ही रैंडम स्किल्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहता हूँ, कुछ है ना। मैं कुकिंग सीखना चाहता हूँ। और जैसा मैं बताया, जैसे मेरे को भी एक गिल्ट फील होता है, तो मैं फिजिकल एक्टिविटीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। मतलब मेनली मैं कैलिस्थेनिक्स में मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उधर आगे ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है। कैलिस्थेनिक्स इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि मेनली बॉडी वेट से ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थोड़ा बाहरी दुनिया पे आया जाए, अच्छा थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। पॉलिटिक्स, क्योंकि हम ही लोग हैं भाई जो, क्योंकि हम लोग न्यू वोटर्स हैं। पहली बार मैंने तो अभी वोट भी नहीं डाला है, और 7 तारीख को मेरे यहाँ पे वोटिंग है, मतलब आज। सेम मेरे यहाँ पे भी, इसीलिए वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हाँ अगले साल तो डालेंगे, कोई और इलेक्शन आएगा अभी तो। हाँ, तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम पहले तो ये बताओ कि कैसे देख रहे हो आज का जो हमारा अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, और मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस। तो तुम्हारा मतलब क्या सीन है? तुम पहले तो ये बताओ कि बीजेपी का अभी तक का 10 साल का कामकाज हुआ है उसके बारे में बताओ। उसके बाद में फिर अपोजिशन के बारे में बताओ, 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ। मैं 5 से ज्यादा है, 2-3 बता देना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं पूछूंगा अपोजिशन के बारे में बताओ, फिर वहां से तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम किसको ज्यादा फॉलो करते हो।
इसलिए मैं बराबर बराबर मैं लिखूंगा। एक हिस्ट्री के इवेंट को यहाँ लाना चाहूंगा। 1950 के इवेंट जिसमें इंदिरा गांधी पावर में आई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, थोड़ा फॉर्चून में फेवर किया। तो फिर उनके साइको फैंस के साथ साथ साइको फैंस जो कहा जाता है वो भी बढ़ गए, और फिर बाद में ऐसे कुछ क्रिटिकल डिसीजन भी वो ले ली, पार्टी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया आपने, सेल्फ पावर उनको फिर आया, तो फिर थोड़ा एक टाइप का उसको क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी का हर जगह डिक्टेटरशिप थोड़ा सा आ रहा था, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाया जब हर जगह से अपोजिशन हो रही थी, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो उस समय भी हुआ। मैं अभी इस समय आप की ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस समय भी डिक्टेटरशिप चल रही है? नहीं, इस समय भी बीजेपी ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, कितने भाव से मोदी जी काम करते हैं सबके लिए। और तो अभी थोड़ी सी उस टाइप की फीलिंग आ रही है। अभी ज्यादा पावर में होने से भाई पावर, हाँ, सेम में भी ऐसा फील करता हूँ कि मोर द पावर मोर ग्रेटर द एब्यूज, अपोजिशन जो है उसको भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की अपोजिशन को मतलब प्रेस किया जा रहा है एक तरीके से। नहीं, अब मुझे ऐसा अपोजिशन को प्रेस करने वाली बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अब जो है वो काफी कमजोर हो गया है ना, इतनी सारी पार्टीज मिलके लड़ रही हैं एक सिंगल पार्टी से, है ना। पर क्योंकि उनको भी एक स्ट्रांग पार्टी होना चाहिए, स्ट्रांग होल्ड हो। कोई भी पार्टी मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बची है इस समय, तो खतरा तो मान सकते हैं इसको, है ना। स्ट्रांग होता है तो अच्छे अप्रोच से हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। एक चीज बताओ, जैसे अभी क्या चल रहा है कि मतलब जितने भी बीजेपी के लीडर हैं सब लोग स्पीच देते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि सर 400 पार 400 पार, तो अगर 400 पार हो गई तो बीजेपी क्या कर लेगी? 400 पार कुछ बड़ा कर देगी, जैसे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो। Excuse me. Of course, in BJP party, some are very, very, very good leaders. लेकिन of course there are so many leaders जो अच्छे नहीं हैं, जो वोटिंग बैंक के लिए रखे जाते हैं, वही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हमने देखा है बहुत सारे क्रिमिनल पार्टी स्ट्रक्चर में हर पार्टी में बने हुए हैं, तो बहुत गंदे डिसीजन लेते हैं। और 400 पार का कुछ हो जाए तुमने पूरा आप कहाँ से भटक रहे हैं अपनी ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन डिमांड में है कि 400 पार होगा कि नहीं, तो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय नहीं है, मैं अगर रहता है तो मैं नहीं होने देता हर जगह 400 नहीं, वो पूछना है उसकी, अगर आपको क्या लगता है कि 400 पार हुआ गया तो तो क्या करेगा, ऐसा क्या डिसीजन होगा? मुझे लगता है कि इस बार हो जाएगा, लेकिन अगर हुआ तो बीजेपी कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेगी। जैसे स्ट्रांग डिसीजन तो आएंगे, इसमें नो डाउट। स्ट्रांग मतलब कैसे? स्ट्रांग मतलब क्या? डिक्टेटरशिप लाइक समथिंग, जैसे मतलब स्ट्रांगली जनता एक कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगी और बहुत मतलब काफी आक्रोश हो जाएगा लोगों में, लोगों को लगेगा कि डिक्टेटर टाइप के डिसीजन है, उस टाइप के डिसीजन बोलने की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी कुछ ऐसे डिक्टेटर टाइप के डिसीजन लिए जा सकते हैं जो ओवरऑल गुड है, लेकिन वो उसका मास अपोजिशन आएगा। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन को हटा देना, कितना मास रिजर्वेशन नहीं हटेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी रिजर्वेशन नहीं आ सकती है किसी को, मतलब वोट बैंक बहुत प्यारा होता है, रिजर्वेशन कैसे हटा नहीं सकते हैं? हटा, और डायरेक्टली भी हटाया जा सकता है रिजर्वेशन को, धीरे धीरे कम किया जा सकता है। हाँ। ये एक अप्रोच हो सकती है कि अगर तुम चाहो तो प्लान करके कि हाँ, अगले 50 साल में, अगले 25 साल में कम कर देंगे, हर साल कुछ % कम करके, हाँ। पर डायरेक्टली नहीं हटा सकते, बहुत बेकार रहेगा ऐसे। हाँ, रिजर्वेशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं अरे लोग डायरेक्टली। कितने प्रोटेस्ट करेंगे ना भाई कि फट जाएगी। और हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे पॉलिटिक्स में आजकल यूट्यूबर्स अपना बड़ा ही खतरनाक योगदान निभा रहे हैं, जैसे कि ध्रुव राठी हो गया और एक देशभक्त का चैनल, और बहुत सारे हैं, मतलब जिनको मैं जानता हूँ जो ज्यादा फेमस हो रहे हैं, ध्रुव राठी वगैरह। तो यूट्यूब कितना रोल प्ले कर रहा होगा अभी के टाइम पे, जो ये जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें, क्या लगता है? अभी तो मैं IIT गुवाहाटी की बात करें, सभी स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स को जानते हैं और वही देखते हैं ना। अभी कुछ लोग जो विलेज गांव के छोटे स्टूडेंट्स, छोटे बॉयज को वो रील्स में फंसे हुए हैं, बस शॉर्ट वीडियोस देख के, रील्स देख के अपने ओपिनियन बना लेते हैं। नहीं, गो फॉर बिगर वीडियोस, पूरे ओपिनियन देखो। मुझे लगता है कि थोड़ा बायसनेस होती है यूट्यूब पे, मुझे मोस्टली चैनल में बायसनेस लगती है। काफी कोई चैनल होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में थोड़े अलाइन होते हैं, और कई चैनल राइट साइड में अलाइन होते हैं। मतलब जैसे ध्रुव राठी को ही ले लो, ध्रुव राठी देखने से पता चल जाता है कि वो बीजेपी अगेंस्ट बायस है, वो बोलता है, मतलब हर कोई ऑब्वियसली वो कुछ बातें बहुत अच्छी बताता है, पर उसके साथ में वो थोड़ा बायस का रहता है। ऐसी कई सारे यूट्यूबर्स जो राइट साइड में मतलब बायस रहता है, बीजेपी साइड है ना, वो कभी ना कभी कुछ चीजें मतलब छुपाते हैं ऐसी बायसनेस। एक दो चैनल हैं जो कि मुझे लगता है कि जिनमें बायस नहीं होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक चीज और बताओ भाई तुम लोग कि जैसे आजकल इंस्टाग्राम में सभी चलाते हैं, रील्स देखते हैं, और रील्स पे बहुत सारी रील्स ज्यादा वायरल हो जाती है जिसमें कि मोदी की पुरानी वीडियो लगा देते हैं लोग कि ये ऐसे बोल रहा था। बहुत आजकल मतलब एआई के जमाने में क्या हो रहा है कि एडिट
लोग कर देते हैं वीडियो की, बोला कुछ था और लगा दिया कुछ। अभी डीफेक भी चल रहे हैं, तो अगर हाँ। कहीं पे भी किसी को भी दिखा देते हैं। सेम। तो मतलब नॉलेज का जो गलत नॉलेज है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है व्हाट्सएप में, इंस्टा पे। तो लोग के पास जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही फैक्ट्स हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते। और सब लोग इंस्टा देखते हैं, इंस्टा पे वो चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो बहस करने लग जाते हैं। जो प्रॉपर एक आर्टिकल वगैरह पढ़ना या वेबसाइट पे जाना या फिर ट्विटर पे एक्टिव रहना, वो सब नहीं हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? मुझे लगता है कि मतलब लोगों ने अपने जो आइडियोलॉजी बना ली है, बाइपोलर आइडियोलॉजी बना ली है ना। मतलब लोग अपने अंदर या तो इस तरफ रहना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरफ आइडियोलॉजी में, या फिर एक साइड रहना चाहते हैं। साइड चूज कर रहे हैं लोग मिक्स चीज दोनों को एक साथ नहीं देखते, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को किसी को एक साथ नहीं देखते। अगर जैसे कि उनकी फेवरेट पार्टी है तो उसके सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं, कोई बेकार पार्टी है तो जो जिनको वो पसंद नहीं है तो उसके सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं। तो जो मिक्स ओपिनियंस है वो लोगों को रखने चाहिए, वो काफी बेटर रहता है इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली सिपली जो भी रख के हमको नहीं देखना चाहिए और फैक्ट चेक करने चाहिए। हाँ, और मतलब किसी पार्टी की गलतियां हुई हो तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो अच्छे काम किए हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आजकल की क्या हो रहा है कि मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेट सपोज, तो मैं बीजेपी की जो अच्छाइयां हैं उनको तो मैं एकदम फेंक फेंक के मारूंगा लोगों के ऊपर, लेकिन जो उसकी बुराइयां हैं वो मैं एक नहीं सुनूंगा। कोई मेरे से अगर बुराई भी करेगा तो मैं उसको उसकी पार्टी की बुराई गिना के उसको मैं जस्टिफाई करूंगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मतलब उन लोगों का रिलीजन टाइप से रहता है। एग्री करते हो ये बात? तो तुम्हें क्या लगता है मतलब रिलीजन को कितना मतलब इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में लाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल लाना सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है अगर वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को, एंशिएंट कल्चर्स को प्रमोट करते हैं, जो कि वो करते हैं। लेकिन इसको एज अ वोट बैंक यूज करना, एज अ रीजन टू गेन वोट, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सपोर्ट करना चाहिए, सारी कम्युनिटी से कल्चर को प्रिजर्व करने की मतलब ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट जो मुझे लगता है कि प्रमोशन करना चाहिए कल्चर का। कल्चर थोड़ा लोग हट रहे हैं, तो वो सब चीजें प्रमोट करने वाली बात है तो जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन जिस तरह से कभी कभी गंदी पॉलिटिक्स होती है रिलीजन के नाम पे, तो वो बचना चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छा है कि अगर तुम गुड काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो ठीक है, उनको दिखाना चाहिए कि आजकल कितने टॉक्सिक काम हो रहे हैं, वो उनको लोग कितना दिखा रहे हैं। तो अब आजकल नए बच्चे जो आते हैं उनको भी उधर उस डायरेक्शन में फोकस हो जाते हैं। वो देख ही नहीं पाते कि इतना अच्छा कल्चर हमारा एग्जिस्ट करता था। आजकल के नए जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं भाई, टॉक्सिक बच्चे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? और वेस्टर्न कल्चर का भी जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में मतलब क्या तुम लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिस तरह से अभी काफी ज्यादा मतलब पकड़ बना रहा है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नर इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं और उससे ज्यादा तेजी से इंडियन वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। कोई एग्जांपल मतलब कपड़ों में या कपड़ों में भी, और तौर तरीकों में, लोगों के में, लोगों की आदतों में, है ना। हाँ, फूड हैबिट्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ, ये ठीक है, मतलब फूड हैबिट्स वगैरह आ रही हैं, लेकिन उस मतलब वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट फूड हैबिट्स पे आना मतलब वो है, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट कहीं ना कहीं इस चीज से होता है हमारे ऊपर, ये कि कैसे कपड़े पहनने हैं या फिर क्या खाना है, पिज्जा वगैरह जो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं बॉलीवुड का। क्योंकि बेसिकली हम लोग बॉलीवुड को ही फॉलो करते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर के कंपेयर वो लोग हमें ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और बॉलीवुड है मतलब इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर से। हाँ, मतलब वो लोग मूवीज बनाते हैं तो वो उस टाइप की मूवी बनाना चाहते हैं जैसे हॉलीवुड में बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली वहां से हो रहा है। लेकिन फूड वाइज मतलब ऐसी चीजें, वेस्टर्न कल्चर की ऐसी चीजें जो हमें हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं या फिर हमारे कुछ ऐसी चीजों को अफेक्ट कर रही हैं जिनसे मतलब हमें पर्सनल नुकसान है या क्लाइमेटिक कंडीशन बेकार हो रही हैं, उनको मैं मतलब विरोध करता हूँ। मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब मैं उन सारी चीजों से कोई मेरे को दिक्कत नहीं होती है। जैसे कपड़े फैशन ठीक है, मतलब पहनने जो कंफर्टेबल फील हो। हाँ, तो बाकी खाने वाने का एग्री हूँ तुम्हारी बात से। हाँ, अभी और जैसा कि अभी गौरव ने बताया कि फॉरेन लोग इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, मैट्रिक्स मूवी, तुमने सुना है? रिसेंटली तो नहीं आई थी शायद, पहले आई थी, काफी टाइम हो चुका है मूवी को। मैंने नहीं देखा। वो योग वशिष्ठ पे आधारित है। वशिष्ठ गुरुदेव राम जी जब कंफ्यूजन डाउट में फंसे थे, उनको एक ज्ञान दिया था, उसको योग वशिष्ठ के नाम से जाते, वो उस पे आधारित मूवी है। तो वो लोग हमारे कल्चर को पढ़ के इस पे फॉलो कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा ना कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे योगा और मेडिटेशन को कितना प्रमोट कर रही है, और इंडिया में इसका कितना अपोजिशन होते हैं। योगा को मतलब कई सारे लोग मतलब इस तरह से भी देखते हैं कि सिर्फ हिंदू लोगों को करना चाहिए, और
मतलब उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और भी हैं, पर कई सारे लोग सिर्फ इसलिए उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि ये तो हिंदू वाली चीज़ है इसलिए हम नहीं करेंगे, पर है ना। मैं तो कहूँगा जाओ रिसर्च पेपर देखो आज के, जो नहीं बिलीव करते, बहुत सारे रिसर्च पेपर आजकल आ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे अभी क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर है, या फिर यूरोप है, मतलब यूरोप के फ्रांस हो गया या ब्रिटेन हो गया या फिर और सा जर्मनी वगैरह, तो वहाँ पे जो लोग हैं जेनेटिकली थोड़े से ज्यादा उनका आईक्यू तेज होता है, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं एज कम्पेयर टू एशियन पीपल, मतलब एशियन मतलब इंडियन पीपल। क्या कहना है तुम्हारा? क्योंकि अगर हम लोग देखें इनोवेशन वाइज या फिर और ये एक बात ध्यान रखना, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, मतलब अपने आप से कंपेयर मत करना, जनरलाइज इंडियन, मतलब जिसमें गांव की पॉपुलेशन भी आएगी, शहर की पॉपुलेशन भी आएगी, जनरलाइज क्या बोलना चाहोगे? आई हैव अपोजिशन रिएक्शन, मतलब इस पे मेरे विचार बिल्कुल अलग डिफरेंट है। तो मैं सारे अभी फॉरेनर्स को नहीं देखा है, वो इतने इंटेलेक्चुअल भी नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, और इंडिया ने काफ़ी प्रोड्यूस किया है। और इंडिया में वो रिसर्च पे नहीं जाते, क्योंकि वो उनका रिसर्च का मैटर आगे जाके कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट नहीं होता है। बहुत सारे रिसर्चर ने खुद माना है कि उनका रिसर्च ये सबसे गंदा दिन है, इस प्रकृति को कितना नुकसान किया। तो वो उनका हाई कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन वो सर्विस ओरिएंटेड माइंडेड होते हैं, जो हायर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल होते नहीं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज वहाँ के अच्छे अच्छे हैं। हैं। तो इंडिया के एंशिएंट कल्चर की कितनी खतरनाक लेवल ऑफ रिसर्च है, वो है ना एग्जिस्टिंग। देखो मतलब ये बात सही है कि इंडिया के एंशिएंट कल्चर में ऐसा है, तो कब तक हम एशियन को ही लेके चलेंगे, डेट तक है, मतलब नहीं उनको लेके चलेंगे, पर आगे भी सही बात है ना साथ में, देखो उनको लेकर के। उससे कितने खतरनाक अरे भाई मतलब पॉइंट नहीं समझे मेरा, तुम पॉइंट समझे नहीं हमारा। हमारा पॉइंट ये है कि हम लोग पहले कुछ भी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम क्या है उस पर फर्क पड़ता है। तो मतलब एंशिएंट कल्चर में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी रिसर्च लिखी हुई है, तुम भाई पढ़ो उनको, बोलो इंडियन को नहीं पढ़ रहे हो। अभी हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, ये नहीं पढ़ रहे। जर्मनी में जैसे बहुत सारी कॉलेज है, वहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन इंडिया में नहीं होता। तो पॉइंट तो यही है ना कि हम लोग इंडियंस में, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हम लोग पुरानी चीजों पे ज्यादा प्राउड फील करते हैं। ये होता है मतलब कि हमारी ये वो था, हमारा वो था। भाई प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में देखो कि हमारे पास क्या है और हमें क्या करना चाहिए। फोकस करना चाहिए, साथ में उनको भी देखना चाहिए जो पुरानी चीजें हैं, पर साथ में हमें पुरानी चीजों को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानो कि हम पहले ऐसे थे, अभी हमें ऐसे ही बनना है। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर सामने वाला बंदा तुम्हें डिबेट कर रहा है कि हमारे पास ये है, तो तुम उसका पॉइंट इस बात पे नहीं काट सकते हमारे पास ये था। तो ये बना लिया था। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब क्या लगता है कि जैसे हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, गवर्नमेंट जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था उसमें लिखा हुआ था कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देते हैं, ठीक है। और हम ये बात भी करते हैं कि 2047 तक हमारा देश एकदम डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, और मतलब जैसे चाइना है और कंट्री है उनकी तरफ हो जाएगा। तो मतलब क्या लगता है कि 80 करोड़ लोग अभी इस करंट टाइम पे राशन लेते हैं, और उस टाइम पे जाके हम लोग डेवलप हो जाएंगे। आज के टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, और अमेरिका वगैरह की इतनी इनकम है। जैसे एक दिन मैं देख रहा था कि अमेरिका में जो वहाँ का मजदूर है, वो पर मंथ अगर उसको हम रुपये में कन्वर्ट कर दें तो 2 लाख के करीब महीने में कमाता है। ये लेबर का शॉर्टेज रहता है, लेकिन हाँ वजह से भी है ये। हाँ, मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई आ गया थोड़ा। लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 80 करोड़ लोग अभी राशन ले रहे हैं, 2047 डेवलप कंट्री। ये इंडिया की बदकिस्मती है, मैं कहूँगा कि फ्री बाइज जो है वो काफी इम्पोर्टेंस रखती है पॉलिटिक्स में। सारी मोस्टली स्टेट्स में फ्रीबीज मिलती है ना, किसी अलग अलग फॉर्म है, कोई किसी तरह से बांट रहा है, कोई इस तरह से बांट रहा है, कोई खाने फॉर्म में बांट रहा है, कोई ट्रेवल सब्सिडी दे रहा है, कोई किसी चीज में सब्सिडीज दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव होना चाहिए काफी, कि जिसको पर्टिकुलर नीड है हम ऐसे लोगों को चुनकर ही उनको दें, है ना। जैसे कि जैसे एक वो अप्रोच काफी अच्छा था कि जिनके पास घर नहीं है तो मतलब वो उनके पास जमीन है अपनी, उस पर घर बनवा सकते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं सकते, है ना। तो ये वही लोगों के लिए काम आएगी जिनको एक्चुअली अपना घर बनवा रहे हैं, बस घर नहीं है ना, या फिर मरम्मत वगैरह नहीं करा सकते, जिनको रहना एक्चुअली, है ना। बट एक तरह का फ्री देना जो कि सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो मुझे लगता है दिक्कत है। हाँ, फ्री में जो राशन बांटे जाते हैं खाने पीने का सामान, उसको पूरा अपोजिशन में करता हूँ, क्योंकि जो मेहनत से खाता है सेटिस्फेक्शन उसका कितना उसको अच्छा लगता है अगर वो कमा के खाता है। और फ्री में, और बहुत लेवल पे कितना वो कोटेदार खा जाता है भाई। हाँ। तो जैसे अभी गवर्नमेंट
जो हमारी मेन पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, Yes. ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है गाँव में, गाँव के जो किसान हैं उनके लिए, कि किसान की जो करने का तरीका है, खेती करने का जो तरीका है, उसको थोड़ा मॉडर्न करा जा सके, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब क्या लगता है कि जैसे मतलब मेरे को लगता है कि सरकार को कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि पहले तो मॉडर्न गैजेट्स को वो सिखाए किसानों को, और किसानों को सिखाने के बाद वो किसानों को थोड़ा सा सब्सिडी देके वो गैजेट फिर बेचे, और उसके बाद में फिर किसान जब उनको यूज करने लगेंगे और अगर उनको फायदा होगा तो वो और भी खरीदेंगे, जो मॉडर्न गैजेट जिससे विदेशों में खेती होती है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में तो पीछे नहीं रहने वाले, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन ही है इंडिया का। तो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं हमें मॉडर्नाइजेशन तो लाना पड़ेगा, और गांव के लोग आज जैसे 100 साल पहले खेती हो रही थी वैसे आज भी हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो मेरे को तो नहीं लग रहा भाई 2047 तक कुछ हो पाएगा। टू अपडेट यू, मैं आपको बता दूं काफी सारे एनजीओ आगे आए हैं और मॉडल विलेज डेवलप किए जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा ग्रीन फार्मिंग चल रहे हैं। तो पूरा मैं रिसेंटली अभी 1 साल पहले मैं खुद एक तुम्हें तो किसान हो ना वैसे। हाँ, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत घर जाऊंगा तो पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग में ही भी हो जाता हूँ, तो काफी उससे रिलेटेड हुआ है। तो और मैंने रिसेंटली कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे विलेज गया जो मॉडर्न विलेज अभी डेवलपिंग हो रहा है, तो वहाँ पे मैं सरप्राइज हो गया कि वो फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, ग्रीन फार्मिंग, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, और वो जो चरी होती है ना जो गाय खाती है ना, वो भी वो सीड से नहीं उगा रहे थे, वो चरी के डंठी काट काट के लगा के उगा रहे थे। नेचुरल फार्मिंग पूरा कितना सपोर्टिव था उसमें, वेल्स को यूज कर रहे थे और एंशियंट टेक्निक अपना रहे थे पानी को गर्म ठंडा करने के लिए। आई वाज सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा मतलब। और उस गांव का भी ना हैप्पीनेस लेवल, लोगों में बिलोंगिंगनेस वो भी बहुत ज्यादा था। हम लोग को कितना अच्छा से ट्रीट किया ना, हैप्पीनेस एकदम। हाँ, बच्चों में ये आ रहा है, ये विकेट के बाद में हैप्पीनेस आ जा रहा है कैसे भी करके। ठीक है, एक बड़ा ही मतलब अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई कि जैसे मैं बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं, और मैंने फिर उस चीज को क्रॉस वेरीफाई किया, और मैंने भी देखा कि जैसे वो लोग बोलते हैं कि जो राम का वो है, भगवान राम है, उनकी जो ग्रहों मतलब उनके जन्म के टाइम पे जो नक्षत्र थे, ग्रहों की क्या पोजीशन है, उन पोजीशन को जब नासा का एक सॉफ्टवेयर है प्लेटिनम सॉफ्टवेयर, प्लेटिनम सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसमें अगर तुम सारी पोजीशन चालू ग्रहों की, तो उसमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे कौन सी डेट थी। जैसे अभी जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं, उनको कैसे पता लगाते हैं, उस हिसाब से पता लगाते हैं जब डेट की, जब सूर्य ग्रहण हुआ, ग्रहों की पोजीशन से हो। तो जब वो पोजीशन डाली गई तो एक डेट निकल के आई, वो शायद 21 जनवरी 5000 बीसी थी, 5000 बीसी 21 जनवरी ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट श्री राम की बात कर रहे हैं, फिर हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। श्री राम की 51 से 5000 बीसी थी, एग्जैक्ट जनवरी में ही है। तो मतलब क्या लगता है वो कहाँ तक सच है? मुझे नहीं लगता कि हाँ ये इतना सच है, क्योंकि श्री राम जी का जन्म जैसे कि कई शास्त्रों में वर्णन आता है वो बहुत समय पहले हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था 5000 बीसी में, तो 5000 5,500 तो नहीं था, 5,500 साल पहले करीब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। 5,500 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो राम जी का तो बहुत ज्यादा पहले हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं ये सिंबल्स है, बहुत बार कहानियां हैं श्री राम श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नहीं तो उससे आपको क्या विचार है? आई थिंक अभी पॉडकास्ट और काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, अपने अपने विचार आपके अपने अपनी जगह पे हैं। इम्पोर्टेंट है उन बिहेवियर को आप अपने अडॉप्ट करें, क्योंकि आप भी जानते हो बहुत अच्छे बिहेवियर से। तो गौरव भाई का रिक्वेस्ट है पॉडकास्ट समाप्त किया जाए एक शानदार से भजन से या ये सॉन्ग से। आप ठीक है प्लीज अगली वीडियो में बाद में कभी अगली वीडियो एक सॉन्ग है भाई। तो भाई हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर चल रहा है और हम लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे और थोड़ा कंटेंट क्रिएटर में सोच रहे हैं आने का। कंटेंट क्रिएशन है बख्शो दिया है। नहीं मतलब थोड़ा सा एंटरटेनिंग करने की कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड में। हम लोग आईपीएल के बारे में बात करेंगे। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि किस बारे में बात करनी चाहिए, किस बारे में बात करनी किस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, क्या विचार हमारे अच्छे लगे क्या विचार आईपीएल के बारे में बात करेंगे और भी टॉपिक्स में। धन्यवाद। और साहब हम एंडिंग करेंगे किसी भी तरीके से गाना गवा करके गौरव से गाओ भाई गाना इतना ऑल योर टैलेंट फॉर अदर्स। करो भाई। अरे मुझे याद नहीं आ रहा कोई भी। अच्युतम की सॉन्ग तुमने बहुत अच्छा गाया था, पहली बार अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं,
लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद। मिलते हैं आपको जल्द ही इस पॉडकास्ट के सीरीज में। 2 दिन बचे हैं तो हम चाहेंगे कि मोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पॉडकास्ट करें। धन्यवाद।